तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका नीलम से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इसमें तीन शब्द हैं। पहला है न्यूटन, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दूसरा है लॉ, वो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं और नहीं भी बताया हो आपने, मान लो पहले कभी नहीं भी सुना हो, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आज कि लॉ क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोशन क्या होता है। आप बोलो सर काइनेमेटिक्स तो हम देख के आए हैं, तो मोशन तो हमें पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, मोशन छोड़ दो, न्यूटन की बात मत करना। देखो न्यूटन जी का परिचय किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो बाहर रिक्शा वाले अंकल है ना, जिस ऑटो में भी आया था, वो भी जानते हैं न्यूटन को। और अब ये बच गया लॉ। ठीक है, तीन बातें जानते हैं, नियम, लॉ। लॉ क्या होता है, न्यूटन हमें पता है, न्यूटन जी कहो, और मोशन क्या है वो भी अपने को अच्छे से पता ही है। अब हम जान लेते हैं। हाँ सर ठीक है, ऐसा करो, चलो लॉ की बात करो। ये लॉ क्या होता है, आपने कहां कहां ये शब्द सुना है? सर हमने ये सुना है, कहां सुना है हमने? हमने एक तो पॉलिटी में सुना है, और हमने कहां सुना है, और हमने सुना है फिजिक्स में। ये बात जब मैंने अभी 12th का लेक्चर रिकॉर्ड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वहां पे भी कूलम्स लॉ बताया था, तब आपको लॉ बताया था। लेकिन जो बच्चे अभी 11वीं में हैं, उनको तो कूलम्स लॉ से कोई लेना देना है नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे नहीं, तो इसलिए यहां पे भी एक बार ही बता देते हैं। तो देखो लॉ का क्या मतलब है, नियम, कायदे कानून, रूल रेगुलेशन। ये आप कहां पढ़ते हो? एक तो सर हम लॉ पढ़ते हैं पॉलिटी में, बहुत बढ़िया। दूसरा हम लॉ पढ़ते हैं कहां? फिजिक्स में। तो अब आप ये बताओ कि जो हम पॉलिटी में लॉज पढ़ते हैं और जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि जो आपने पढ़ा है पॉलिटी में वो है मैन मेड। क्या है? मैन मेड। और जो पढ़ा है आपने फिजिक्स में वो क्या है? गॉड मेड। ये भगवान के घर से बन के आए हैं, ये प्राकृतिक नियम है, इसमें मानव की कोई छेड़खानी नहीं है। जो है वो है। मान लो जैसे पॉलिटी में रूल बने, वो मैन मेड है, कभी भी अपडेट हो जाते हैं, उनके अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं प्ले स्टोर ऐप पे, तो ऐसा चलता रहता है जिंदगी में। आप बोलो सर कोई एग्जांपल दो। मान लो आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा, ओहो ये तो कोई गरीब बेसहारा लाचार असहाय आदमी है, दो चार लोग फालतू लग जाएंगे। अच्छा ये मिनिस्टर का बेटा है, नहीं इस पर कोई लो नहीं लगेगा। चलता रहता है, बहुत बढ़िया। अब नया रूल बनाना है, बना दो। आप बना दिया, हमारी सरकार ने रूल जारी कर दिया, आज रात 12 बजे से ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, वैसा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो लॉज हैं ये क्या है? गॉड मेड। क्या है वो? गॉड मेड। तो ये जो गॉड मेड हैं, इसमें मानवता की तरफ से अगर आप चाहो भी, कोई भी मानव चाहे कि कोई छेड़खानी हो जाए, है ना, तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों? मान लो आप बोलो आज आप 12 बजे से ग्रेविटी नीचे नहीं ऊपर लगी, आपके कहने से थोड़ी लग जाएगी, मजाक चल रहा है क्या कोई? तो ये प्राकृतिक नियम है, भगवान के घर से बन के आते हैं। जैसा है वैसा है, जो है सो है। तो न्यूटन जी ने मोशन के बारे में तीन लॉज दिए थे, बहुत प्रमुख लॉ है, और ये बचपन से ही, पिछले जन्म से ही बहुत पॉपुलर है ना। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 40 साल का मेरे को फिजिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया है। 11वीं 12वीं के बच्चों को नीट और जेई की तैयारी करवाता हूं मैं। आप बोलो सर 40 साल तो आपकी उम्र भी नहीं है, उम्र तो 30 भी नहीं है, फिर एक्सपीरियंस कैसे 40 साल का? वो मैंने आपको पिछले जन्म का जोड़ के बताया था। तो तभी वही कुछ एक्सपेरिमेंट याद है। मैं आप देखो, जब ईएमआई हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब मैं आपको बताऊंगा कि फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो वास्तविकता में कितने सुंदर थे, और वो मेरे सपने में आज भी आते हैं। बस तभी से मेरे को डाउट है कि मैं पिछले जन्म में टीचर था। फिर मेरे को एक बाबा ने बताया था, तो मैं मान गया कि हाँ मैं पिछले जन्म में टीचर ही था। तो अब ये जो न्यूटन जी के तीन लॉज थे, हम इनकी चर्चा करते हैं एक एक करके, वन बाय वन समझते हैं इनको कि क्या कहानी है। एक लॉ था फर्स्ट लॉ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दूसरा था सेकेंड लॉ, ये भी ठीक है। तीसरा था थर्ड लॉ। यही तीन लॉ पढ़े हैं हमने बचपन से, ये तो हमने 9वीं में भी पढ़े थे। हम आपको अभी बता देंगे तीनों एज इट इज, है ना, बहुत बढ़िया। इससे पहले आप एक सवाल बताओ, मेरे बोलने के पहले वीडियो रोकना एक बारी, सवाल होने के बाद आपको एक नाम लिखना है। सवाल यह है, हु गेव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, सवाल यह है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। आंसर इज, अरे भाई न्यूटन जी के लॉज थे तो न्यूटन ने ही दिए होंगे ना। आप ये मत बोलना सर ये कैसा मजाक था। ये सवाल मैं क्लास में पूछता हूं और आधी क्लास चौक हो जाती है, उसके बाद बहुत हंसती है। तो एक बात तो हमें पता है कि न्यूटन जी के तीन लॉ थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। और ये तीनों ही लॉ किसने दिए थे? आदरणीय न्यूटन सर ने। तो पहला लॉ क्या कहता है? सर कुछ ना कुछ तो कहता ही होगा। हाँ बिल्कुल कहता है, मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है। ये कहता है
बेसिकली फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकेंड लॉ मेजर्स फोर्स। थर्ड वाला सर ये तो हमें पता है कौन सा है, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करने वाला। थर्ड लॉ में आप देखोगे एक्शन रिएक्शन, आप बोलो सर थर्ड तो आता ही है, आते तो हमें फर्स्ट और सेकंड ही है, ठीक है। हाँ तो करो बात, फर्स्ट की बात करो, सेकंड की बात करो। हम करते हैं एक एक करके बात, पहले फर्स्ट लॉ से शुरू करते हैं। आप बोलो सर आपने कहा ये फोर्स को डिफाइन करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। अब बात करो पहले तो फोर्स होता क्या है। एक और बात, काइनेमेटिक्स के टाइम पे मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को काफी सारी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल के नाम से भी ये चैप्टर मिलेगा। और डायनामिक्स का मतलब पूरी पंचायत, पूरी पंचायत मतलब फोर्सेस का जिक्र होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हो। हाँ सर ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या करता है, फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे, बोलो सर फोर्स तो हमने बचपन में डिफाइन कर लिया था, जब हम बचपन में इतने छोटे छोटे थे तब हमें बताया गया था कि अ पुल और अ पुश इज फोर्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम 9वीं कक्षा में आए थे, उसके बाद हमें यह बताया गया था कि क्या बताया गया था, फोर्स इज एन एक्ट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। क्या बताया गया था आपको, फोर्स इज एन एक्ट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब इस पे हम थोड़ा और इसको मॉडिफाई करते हैं। वैसे देखो मैं दोनों ही बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी तक इस पे कोई टिप्पणी नहीं दी है, हम लॉ की बात करते हैं। लॉ ने ये कहा था, आप बताओ, अ पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ, क्या बोलना चाहते हो, मोशन। बस यही गलती है आपकी। अब पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। A particle will continue its state of rest or of uniform motion. Why uniform motion, not motion? क्योंकि आप पहले बताओ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में सिमिलरिटी क्या है। आप बोलते हो ना एक पार्टिकल रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन में तो मोशन नहीं रहेगा। वो मोशन नहीं है, पर्टिकुलरली डिफाइंड है, यूनिफॉर्म मोशन की ही बात हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सर एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगी। बिल्कुल यही फंडा है इसका। क्या, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, पार्टिकल विल रिमेन और कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless it is compelled by an unbalanced external force। ध्यान से, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब आप बोलो सर अनबैलेंस का क्या मतलब है, अनबैलेंस का मतलब ये आपकी गाड़ी खराब हो गई, चार दोस्त गए थे घूमने, सामने मैकेनिक की दुकान है, दो आगे से धक्का मार रहे हैं, दो पीछे से धक्का मार रहे हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर थे वो, तो क्या धर्म कमाया उन्होंने, क्या लाभ हुआ, तो दो आगे से धक्का मार रहे, दो पीछे से, बैलेंस हो गया तो रिजल्टिंग जीरो आ गया। आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर रिजल्टिंग जीरो आ गया तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आप बोलो सर ये तो कोई टेबल है 1 क्विंटल की है, भारी सी, मैंने इस पर फोर्स तो लगाया, वो बैलेंस नहीं हुआ और तब भी ये पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हुआ। अब समझना बात ध्यान से, अगर उस पे नेट फोर्स, कुछ भी आपने फोर्स लगाया भाई, वो फ्रिक्शन है ना, नीचे फ्रिक्शन मिला उसे, फ्रिक्शन की चर्चा हम आगे करेंगे। अगर मान लो बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन है, कोई और फोर्स नहीं है, तो आप नेट फोर्स, अगर आप ऐसे मान लो एक ट्रक खड़ा है, आप ऐसे चलते हुए ट्रक से टकरा गए, आपको क्या लगता है आपके टकराने से वो ट्रक एक्सेलरेट हो जाएगा, आगे दौड़ पड़ेगा, यस और नो? सर अगर खिलौने वाला ट्रक हो तो चल पड़ेगा, और असली वाला हो तो? अब सच्चाई ये है कि असली वाला ट्रक भी है और आपने फोर्स लगा दिया, और सपोज करो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे था तो वो पक्का चलेगा। बट क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस इमेजिन कर पाना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, हम उसे इमेजिन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस कुछ नहीं होता, कहने की बातें, आइडियल गैस कुछ नहीं होती, आइडियल कुछ नहीं होता, आइडियल टीचर नहीं होता, आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, आइडियल कुछ भी नहीं होता इस धरती पे। जैसे बोलते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता, ऐसे आइडियल कुछ नहीं होता। मैं मेरी बात नहीं कर रहा था वैसे, बट जनरली आइडियल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई, और जैसे आप फोर्स लगाओगे, कौन सा फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। अब आप बोलो सर अनबैलेंस का ठीक है, एक्सटर्नल ही क्यों जरूरी है? आप समझो एक बारी, मान लो आपकी बस खराब हो गई, तो 20 लोग मिलकर आराम से धक्का मार सकते हैं, वो धक्का मार रहे हैं, बस आगे नहीं चल रही है, कोई सीट पकड़ के खींचा कोई कुछ, 20 लोग बस के अंदर ही खड़े हैं और धक्का मार रहे हैं, तो आप बस के अंदर खड़े होकर बस को धक्का नहीं मार सकते, नीचे उतर के मारोगे ना, तब वो फोर्स एक्सटर्नल हुआ। तो आप बस के अंदर खड़े होकर बस को धक्का नहीं मार सकते।
ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे मान लो आप डेस्क पे बैठे हुए, पैर आपके डेस्क पे ही रखे हुए हैं और बैक सपोर्ट भी आपको मिला हुआ है, तो बैक से आप पीछे और पैरों से आगे फोर्स लगा दे रहे हो, तो क्या वो डेस्क मूव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ एक्सटर्नल होता है ना। इंटरनल कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मान लो आपका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल, आप रेस्ट पे हो, जीरो स्पीड है, अगले दिन सुबह उठे हृदय परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चाहिए। मान लो आप ऑन द ट्रैक नहीं हो, आप पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करो, तो आपको कुछ एक्सटर्नल चाहिए। वो एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, माँ का प्यार, बाप की मार, डीपी की फटकार, एबीसी XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है। मान लो आप घूमने गए, गार्डन में टहल रहे थे, वहीं कुछ देखा, मोटिवेशन मिल गया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक सी है। तो अब फर्स्ट लॉ में आप ये समझ चुके हो कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर फोर्स को डिफाइन करता है कैसे, कि फोर्स एक वो एक्ट है, मतलब कि अगर जो एक्सेलरेट करेगा किसको, कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आप एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाओ। यानी कि आप 2 4 5 फोर्स लगा दो, जो भी लगाओ, उसका नेट रिजल्टेंट देखो, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अब कितना एक्सेलरेट होगा, कितना फोर्स है, ये हम सेकंड लॉ में देखेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट लॉ जो बातें मैंने बोली आपको समझ आई होंगी, आपने लिख भी ली होंगी। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की सिमिलरिटी आपको पता है, दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं हम। सेकंड लॉ क्या करता है? सर ये तो फोर्स को मेजर करता है। हाँ बिल्कुल करता है, करो फोर्स को मेजर, करते हैं मेजर। सेकंड लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, F इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप बोलो सर ये तो हमने 9वीं में पढ़ा था, F प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt होता था, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, अब फोर्स हो गया dp बाई dt। सर ये आप बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ, हमने तो पढ़ा F इज इक्वल टू m में, आप ये क्या गंदा गंदा लिख रहे हो, F इज इक्वल टू dp बाई dt, इससे भी तो वही आएगा। देखते हैं इससे क्या आएगा। एम ए, सॉरी टाइपोग्राफिकल एरर समझिए से, एम वी, मोमेंटम यही होता है एम वी। हाँ सर बिल्कुल होता है। आप इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल खुशी खुशी लगाइए, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं एफ इज इक्वल टू एम एज इट इज छोड़ो, डीवी बाई डी टी, प्लस वी एज इट इज छोड़ो, डीएम बाई डी टी। अब आमतौर पे हम ऐसा मान लेते हैं कि मास एक पार्टिकल का कांस्टेंट है, तो अगर हम मास कांस्टेंट मान लें, इफ m, अगर मास जो है वो कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और उस केस में dv बाई dt आपको पता है एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से फाइनली जो आप रिजल्ट निकालते हो F इज इक्वल टू एम में, वो आता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड लॉ ऐसा कहता है, कैसा, कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, दैट्स ऑल, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, हमें पता चल गया कि dp बाई dt होता है, p को हमने लिखा mv, m बाहर आया तो dv बाई dt लिख दिया, उसके बाद v बाहर आया तो dm बाई dt लिख दिया, और अगर ये कांस्टेंट मास की बात होगी तो हम लिख देंगे F इज इक्वल टू m में, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है। ये बात आपको बचपन से पता है। ठीक है सर, आगे आता हूं। 2 लो तो हो गए, तीसरे की बात करो। अब करते हैं तीसरे की बात। एक्शन रिएक्शन होता है सर, हमें बचपन में ही पता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा है कि मान लो 2 दोस्त हैं, लड़ाई हो गई, तो एक ने एक को चिपका दिया, दूसरे ने बदले में चिपका दिया। उसने तो थप्पड़ मारा, 100 न्यूटन का फोर्स था। ध्यान से सुनना एग्जांपल। अब उसने 100 दिया, बदले में 100 लिया, हिसाब किताब बराबर। बाई का हमारे का कंसेप्ट हो गया बिल्कुल क्लियर। अब आप थोड़ा सा वेक्टर एडिशन भी रिवाइज कर लो इसके साथ। कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि 100 न्यूटन दो, बदले में 100 न्यूटन वापस आता है। अब उसने किया जिम ज्वाइन करने का फैसला। क्या फैसला किया? जिम ज्वाइन करेगा। अब वहां पे गया तो बहुत बाहुबली लोग आए थे, खली अंडरटेकर की बिरादरी के। हैवी वेट लिफ्टिंग के बाद एक ने डंबल गिराया ऐसे, और वो रोल होते हुए भैया के पास आ गया। अब वो फैल गया, तो इधर ही का ऐसे ऐसे इस तरीके से फैल गया। वो बड़ी विनम्रता से बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब क्या हो गया, ऐसे प्रेम भाव से ऐसे गंदा। वो मान नहीं रहा, तो उसने क्या किया, भाई का कंसेप्ट क्लियर है,
100 न्यूटन दो, 100 न्यूटन लो, दोनों के कान के नीचे एक एक चिपका दिया, 100 न्यूटन गिफ्ट कर दिए। आपको क्या लगता है इस बार भी 100 ही वापस आया होगा कि कुछ ज्यादा वापस आया होगा? सर इस बार ज्यादा वापस आ जाएगा। कैसे? अब क्या हुआ, मान लो 2 बाहुबली लेके आए, वहां कुछ नहीं कहा, बाहर पकड़ के लाए, आजा भाई यहां बैठ। अब वो आपस में ही बहस कर रहे हैं, वो कह रहा पहले मेरी बैटिंग आएगी, वो कह रहा पहले मेरी बैटिंग आएगी। टॉस किया, किसको जिताएंगे? चलो अंडरटेकर जीत गया, उन्हें घुमा के लात मारी और ये भाई 30 मीटर दूर जाके रुका। अब बैटिंग आई किसकी? खली की, 40 मीटर दूर जाके रुका, ये हो गया 30, ये हो गया 40। भाई की हमारे की फिजिक्स अभी भी खत्म नहीं हो रही। कह रहा है देखो पहले अंडरटेकर ने उसे लात मारी थी, फिर खली ने। कह रहा अगर पहले खली की बैटिंग आई होती और फिर अंडरटेकर की बैटिंग आई होती तो भी ये यहीं पहुंचता। उन्होंने एक्शन रिप्ले करके दिखा दिया। इससे बताना क्या चाह रहा था कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि अगर आप लिखते हो F1 प्लस F2 वो बराबर है F2 प्लस F1। मेरा ये मानना है कि जब उसने अपने दोस्त को 100 न्यूटन चिपकाया तो 100 वापस आया था, इस बार इतना सारा कैसे वापस आ गया? क्या यहां पे न्यूटन का लॉ फेल हुआ? सर न्यूटन का तो लॉ फेल नहीं हो सकता। अब समझो ये बात, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है ही नहीं। जैसे वो ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई डाली टहनी पेड़ से टूटती है तो उस डाली को भी उतना ही दुख होता है, पेड़ को भी उतना ही दर्द होता है ना, ऐसा कुछ वो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो। एक और बात आप ऐसा समझो, जैसे मान लो ऐसे लगा तो दोनों पे थोड़ी सेंसेशन हुई है, दोनों तरफ ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। और सुनो इसको थोड़ा सा, जैसे कि आप ऐसा समझो एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा ऐसे, तो लगा तो वो बराबर ही लगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहोगे नहीं सर आप मान ही लिया, वो एक्शन तो लिया, रिएक्शन दोस्त के केस में कम आ रहा है, बाहुबली थे उनके केस में ज्यादा आ रहा है, बताओ ऐसा कैसे हुआ? तो अब आप एक बात ये भी समझो कि दोस्त को मारा, छोटा एक्शन था, उसका रिएक्शन भी वैसे ही है। उन बाहुबली लोगों को 100 न्यूटन चिपका देना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है, तो उसका रिएक्शन भी बड़ा ही आएगा, है ना? तो ये वेक्टर्स आप लोग जो जो बच्चा रिवाइज नहीं करके आया एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि वेक्टर एडिशन आपके अभी यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। जैसे ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, ये बात तो हमारे भाई को क्लियर हो गई। उसके बाद उसे क्या क्लियर हुआ? उसके बाद उसने ये कहा कि देखो पहले इसकी बैटिंग आई फिर ये तो हो गया ट्रायंगल। अगर दोनों एक साथ लात मारे तो सीधा यहां पहुंच जाएगा, कपड़े कम घिसेंगे। ये था पैरेललोग्राम को, थोड़ा बहुत आपको वेक्टर रिवाइज हुआ होगा, है ना? ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, डिटेल में जाके वेक्टर की वीडियो देखें, उसके बाद ये करें, क्योंकि हम आगे बहुत सारे फोर्सेस ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये सारी बातों में आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? तो अब एक्चुअल में थर्ड लॉ का ये वाला एग्जांपल नहीं था जो आप बचपन से, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब भी मैं थर्ड लॉ पूछता हूं तो जब सर हमने एक को चिपका दिया, दोस्त ने वापस मार दिया, बदले में एक्शन रिएक्शन हो गया। तो एक बात तो ये कि वो एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर लें। उसके बाद आगे आते हैं, आगे की बात ये है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? थर्ड लॉ की। और बात हमारी ये हमें पता है, एक स्टेटमेंट बोलता हूं खुद लिख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? अब एक और मिसकंसेप्शन जो मैंने जनरली देखा है, मान लो एम मास रखा हुआ है तो इसने इस सरफेस पे लगाया एम जी, इस पे लगा नॉर्मल। अब आप बोल दो एक बारी कि बताओ ये जो वेट था इसको नॉर्मल ने बैलेंस किया? हाँ सर किया। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? बोलो, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब आप समझो लॉज की बात करते हैं, मतलब लॉ। पहली बात तो क्या है, इसमें जो दो फोर्स थे एक्शन और अपोजिट, एक्शन और रिएक्शन, वो पहला पॉइंट इक्वल थे, दूसरा पॉइंट अपोजिट थे। सर ये दो बातें तो पता ही है, घिसी पिटी बातें, ये मत बताओ, आगे चलो। आगे x on 2
डिफरेंट बॉडीज। मान लो एक्शन लिया और एक्ट करने वाला रिएक्ट भी आप ही कर लो, ये कहां का कानून हुआ भाई? ये कौन सा इंसाफ था? एक्शन आप लो, रिएक्शन सामने से आएगा, ऐसे दोनों तरफ एक्शन रिएक्शन। जैसे आपको बचपन में टीचर ने बोला होगा, आपने बोला होगा कि मैम देखो परेशान कर रहा है, परेशान कर रही है, तो टीचर ने आपको बोला होगा कि टाली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, टाली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। एक्चुअल में टाली एक हाथ से बजती तो नहीं है, ऐसे करोगे तो आवाज कम आती है। आप बोलो सर एक हाथ से बजानी है, एक हाथ है, एक दूसरा आया टाली बजी, ये देखो फिर बजी। गलती किसकी थी? इसकी थी। गलती किसकी थी? इसकी, लेकिन टाली बज गई। आप बेसिकली समझो टाली बजी तो इसकी गलती की वजह से, गलती किसकी थी? इसकी। टाली बजी, इस बेचारे का कोई रोल था नहीं, लेकिन दर्द दोनों को हुआ। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। गलती इसकी थी लेकिन तकलीफ दोनों को ही होगी, क्योंकि जैसे ऐसा हुआ तो लगी तो दोनों हाथों को है ना, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अब यहां पे आप देखो एन और एम जी दोनों तो इसी पे लगे हैं, मतलब एक्ट भी ये कर रहा है, रिएक्ट भी खुद ही कर ले रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। देखो इसने इस पे एक फोर्स लगाया होगा, वो वाला फोर्स, और जो इसने सरफेस ने इसके ऊपर लगाया वो वाला फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन होगा। ये एमजी, अर्थ ने इसके ऊपर एमजी लगाया, इसने अर्थ के ऊपर एमजी लगाया, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसमें एक और बात ऐड करूं, क्या? सेम नेचर। कौन सा नेचर? सेम नेचर। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है। मान लो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल भी है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्ट ही करेगा, हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहा हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो वो अपनी अपनी जगह दोनों ही फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा करो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर मान लो, एक्शन रिएक्शन हो गया, वो उसने उस पर लगाया था अब अदला बदली हो गई, ऐसा नहीं होता। नेचर सेम रहेगा। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला बात, साइमल्टेनियस। इसका क्या तात्पर्य है? देखो समझो, इसका तात्पर्य ये है, आज आपने एक्शन ले लिया, इस हाथ ने एक्शन लिया, ऐसे इस पे टकराया तो इसको मार दिया, इसको कल दर्द होगा। और इस बात में लॉजिक क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि एक साथ होगा, एक्शन हो रहा है रिएक्शन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है आज एक्शन हुआ है, रिएक्शन कल होगा, पहले पंचायत बैठेगी उसके बाद फैसला आएगा, ऐसा नहीं होता है। हाथों हाथ होता है, चट मंगनी पट गया, एक्शन के साथ रिएक्शन साथ साथ। ऐसा नहीं है कि एक्शन आज रिएक्शन कल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बेसिकली न्यूटन जी ने तीन बातें बताई थी। अब अगर आप ध्यान से समझो, इन्हें सिर्फ लो ना समझे, इन्हें समझे, थोड़ा सा फील करें, और आप ये समझोगे कि जैसे फर्स्ट लो है, हमने कहा ये फोर्स को डिफाइन करता है, सेकंड लो फोर्स को मेजर करता है, थर्ड लो जो एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करता है, उसमें आपने बहुत सारी बातें देखी। फर्स्ट लो क्या कहता है? देखो अभी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करोगे, कोई पुली सिस्टम है, ब्लॉक कोई है, वेज पे रखा हुआ, वो गिर रहा है, दो लोग चल रहे हैं, चार चल रहे हैं, कैसा क्या हुआ? बस में जा रहे हो, एक पेंडुलम लटका हुआ पीछे चला गया, पेड़ पे बंदर बैठा हुआ है, उस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा हो पीछे जा रहा है, लेकिन बिना एक्सेलरेशन तो रिलेटिव टर्म है ना, तो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तविकता आपको पता है कि बंदर बेचारा अपनी जगह पे ही बैठा था। और एक्सेलरेशन क्या है? रिलेटिव टर्म। एक्सेलरेशन क्या है? रिलेटिव टर्म। आप बोलो सर बताओ फोर्स जो है रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? अभी तक आपने यहां देख लिया, फोर्स को डिफाइन कर लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लिया, एक्शन रिएक्शन की बातें कर ली, ठीक है। अब आप बोलो सर ये बताओ फोर्स जो है एब्सोल्यूट या रिलेटिव? इस पे एक बार हम अभी चर्चा करेंगे, एक बार हम बाद में करेंगे। आप बोलो कि सर देखो वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि फोर्स रिलेटिव है, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि एब्सोल्यूट है। जैसे ये है, इसको मैंने कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, आप कहीं से भी देख लो क्या फर्क पड़ता है ना। अब जैसे बंदर है, आगे थोड़ी आगे चल के कंसेप्ट आएगा सूडो फोर्स का, उसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जैसे लिफ्ट चल रही है, एक रस्सी पे पत्थर बांधा हुआ है आपने, उसमें कितना है, कितनी टेंशन आएगी, या आप ट्रेन में जा रहे हो, एक ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, बाहर से देख रहे हो अंदर से देख रहे हो, कितना एंगल है, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। तो जब आप एक कंसेप्ट आएगा, अभी आप उसको लेके परेशान ना हो, सूडो फोर्स का कंसेप्ट, तब मैं इस कंसेप्ट को और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फोर्स एब्सोल्यूट है या रिलेटिव?
अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। परंतु अगर आप एब्सोल्यूट बोलते हो, आपकी बात बिल्कुल सही है, फोर्स एब्सोल्यूट है। दूसरी बात, अब सवाल यह है कि अगर फोर्स एब्सोल्यूट है तो एक्सेलरेशन तो रिलेटिव है ना, तो फिर फोर्स एब्सोल्यूट कैसे? इन बातों पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दें। इस पे ओपिनियन देना मैंडेटरी है। आप बताएं मेरे को कि फोर्स जो है वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव, ठीक है। आप अपना ओपिनियन दें। अगले लेक्चर में, अगले से अगले में, जब भी हम सूडो फोर्स पे पहुंचेंगे तो मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा कि एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है या क्यों है, क्या क्या पॉइंट्स है, सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी और टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। आप बोलो सर फंडामेंटल फोर्सेस तो 4 होते हैं, एक होता है वीक न्यूक्लियर, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा ग्रेविटेशनल। ये भी बात आपकी ठीक है। अब आप एक बताओ सर, छत पे हमने रस्सी बांधी, उस पर एक पत्थर बांध दिया, उसमें टेंशन आ जाती है, वो एक फोर्स ही है। अब ये बताओ सर, वो जो टेंशन है वो इन चारों में से कौन सा है? वुड यू बिलीव इफ आई से कि दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? आप इसको ऐसा समझे कि न्यूक्लियर फोर्सेस तो कभी जिक्र में आएंगे, आप जितने भी फोर्सेस देख रहे हो वेट के अलावा वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ये बात नोट कर लेना, ध्यान रखना। जितने फोर्सेस आप देख रहे हो एक्सेप्ट वेट, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे चलो। उसके बाद सर हम तो फील्ड फोर्स की भी बात करते हैं और हम कांटेक्ट फोर्स की भी बात करते हैं। कांटेक्ट फोर्स में आप किसकी बात करते हो? सर कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन, भी कांटेक्ट फोर्स होता है। फील्ड फोर्स की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर लेते हैं, और किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। एक पार्टिकल ऊपर फेंका, ऐसा थोड़ी धरती के इमेजिनरी हाथ आए पकड़ के नीचे ले आए, तो वो बेसिकली फील्ड फोर्स है। और ऐसे ही जो कांटेक्ट फोर्स है वो तो आपको दिखता ही है। मान लो एक धक्का मारा, वो गिर गया, वो तो कांटेक्ट लगा के फोर्स हुआ था। एक रस्सी से बांध के खींचा, टेंशन, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें, इन फोर्सेस पे अपने को चर्चा करनी है और इस पे हम और आगे चर्चा बढ़ाएंगे, फोर्थ एम ए ये सब कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बियॉन्ड दैट आपको एक कंसेप्ट में इंपल्स का उसके पहले बता देता हूं। आपने देखा था सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है dp, F dt, इसी को आप क्या बोलते हो? इंपल्स। आप समझो कि इस इंपल्स का मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो एक बॉल आई, क्रिकेट बैट है मेरे पास, एक टक से शॉट मारा, एक फोर्स लगा, अच्छा खासा फोर्स लगा और बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगा, टक से उसका मोमेंटम बदल दिया। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम है वही इंपल्स के बराबर है और वही एफ डी टी है। इस पे अगर आप जेईई मेंस के इतिहास में सवाल उठा के देखोगे तो इस पे सवाल आते हैं। और अगर आप एफ टी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालोगे, एफ टी ग्राफ का मतलब एफ टी ग्राफ अगर आप स्केच करोगे तो उस कर्व का जो एरिया आएगा वो आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा और वही क्या होता है? इंपल्स होता है। इस पे मैं कोई सवाल नहीं करवा रहा हूं अभी, एज ऑफ नाउ, ठीक है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और जब काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके एग्जाम थोड़े पास आएंगे, उस टाइम पे हम डेली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नीट के अलग, मेंस के अलग, या नीट मेंस के कंबाइन और एडवांस के अलग से, ठीक है। तो अभी इंपल्स के बारे में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, ये ठीक ठाक लेवल का फोर्स लगता है सर, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है, ऐसे एकदम से टक से, जैसे बॉल आई बैट से आपने एकदम से टक, थोड़ी देर ऐसा थोड़ी बॉल चिपक गया, चलो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो डीपी क्या हो गया? एफ डी टी, वही इंपल्स होता है। ये बातें यहां से आ गई, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ आई। अभी तक हमने ये पढ़ा, अभी तक क्या क्या पढ़ा? आज हमने बिल्कुल बहुत बेसिक बेसिक बातें करी हैं। पहले हमने देखा न्यूटन जी को तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हम देख नहीं पाए, लेकिन हमें बहुत कुछ पता है। लॉ क्या है वो हमने देखा, मोशन क्या है वो हमने देखा, उसके बाद हम आगे चले, बहुत बढ़िया। और आगे हमने फर्स्ट लॉ को देखा, क्या करता है, फोर्स क्या है उसके बारे में बताया उसने हमें कुछ। फिर हम सेकंड लॉ पे चले, सेकंड लॉ में क्या हुआ, उसने फोर्स को मेजर करके बताया। क्या बताया? ये बताया, उसने बताया हमें कि फोर्स dp बाई dt होता है, p होता है mv। आप बोलो सर वेरिएबल मास का कोई एक आपको एग्जांपल दो। आपने बोल दिया मास कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू m में लगा दो। और क्या ये सारी बातें हमारे कहीं काम आएंगी? पूरा चैप्टर इसी पे है। अब कोई भी चीज कहीं भी एक्सेलरेट हो रही है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, आप देख लो जिधर एक्सेलरेट हो रही है उधर के फोर्स ज्यादा होंगे, नेट फोर्स निकालो, m के बराबर करो, सवाल खत्म। अब इस केस में क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं।
एक रॉकेट आपने लॉन्च किया, तो उसका डीजल खत्म होता जा रहा है, मास कम होता जा रहा है, तो मास कम होता जाएगा तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको और एक और एग्जांपल दो, फिर आप समझ पाओगे। जैसे मान लो एक ट्रक चल रहा है, ओपन ट्रक है, 50 की रफ्तार से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी की रफ्तार से ट्रक चल नहीं पाता है, पर मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, बारिश हो रही है, हर सेकंड 5 किलो पानी गिरता है और उस पर बैठ जाता है, ऐसे शांति बैठ गया। अब सोचो जो पानी गिरा वो रेस्ट पे, लेकिन ट्रक चल रहा है, 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे 50 की रफ्तार पकड़वानी है, तो जो गिरा रेस्ट पे वो 50 की रफ्तार पे 1 सेकंड में गया। तो बेसिकली आप सोचो तो वो 5 किलो मास जो 50 की रफ्तार पे गया, उस केस में एक्सेलरेशन हो गई 50 और मास हो गया 5। और बेसिकली ये dm by dt था 5 और रफ्तार थी 50। ये है वेरिएबल मासेस के केस, वेरिएबल मास का केस, कि वेरिएबल मास के केस में आप इस तरीके से सवाल सोल्व करोगे, v dm by dt। तो अब उस ट्रक की रफ्तार कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मास गिरा वो रेस्ट पे गिरा था और उसको हमें रफ्तार देनी थी। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? ठीक। उसके बाद हमने इस पे बात करी थर्ड लॉ पे कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, एक बॉडी पे नहीं लगते हैं, सेम नेचर के होते हैं और साइमल्टेनियस, मतलब एक्शन रिएक्शन साथ साथ। ऐसा नहीं है एक्शन आज रिएक्शन कल। फिर हमने एग्जांपल लिया ये मिसकंसेप्शन का। उसके बाद हम थोड़ा और आगे आए और उसके बाद हमने बात करी कि फोर्स एब्सोल्यूट है या रिलेटिव, जो कि मैंने अभी के लिए आपके टास्क दिया हुआ है आपको, ये आप सोच के बताएंगे मेरे को कि फोर्स एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। हमने इंपल्स की बात करी कि F होता है सर dp बाई dt, तो यहां से अगर आप dp की वैल्यू देखोगे तो वो आएगा f dt, यानी कि वही है इंपल्स। इस पे आपको ठीक ठाक सवाल मिलेंगे। और अगर आप ft ग्राफ का एरिया मतलब उसका ग्राफ स्केच करोगे तो उसका एरिया अंडर कर्व आपको चेंज इन मोमेंटम देगा, और ये चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। अब हम इस पे कुछ सवाल करने शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, बिना सवाल के तो लेक्चर सर ओवर हो जाए तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करो एक आध सवाल करवा ही दो यार। ये सवाल है, ये गोला मान लो, इस गोले का मास है 10 किलो। कितना है? 10 किलो। 5 किलो 10 किलो जितना मानना मान लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये जो सवाल है ये अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? और सर एक तो यहां पे नॉर्मल लगा देंगे, एक यहां पे नॉर्मल लगा देंगे। बट बिफोर दैट हम इस नॉर्मल की बात करते हैं पहले, कि नॉर्मल फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या है। सपोज करो आपके पास यहाँ पे 2 ब्लॉक है, आपने इधर से फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये दोनों साथ जाएंगे। आपने फोर्स इस पे लगाया था, चल ये भी रहा है, क्या इस ब्लॉक ने इसको धक्का मारा होगा? हाँ बिल्कुल मारा होगा। ऐसे ही तो ये भी बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसका मतलब आपने जो इसे फोर्स दिया था उसने उसे आगे धक्का मारा तो उसने ही पीछे धकेला होगा इसे, लेकिन चल आगे रहे, क्योंकि जितना उसने धक्का मारा उसने बेसिकली मान लो इसको फोर्स F मिला तो इसने अपना हिस्सा रखा, कुछ आगे दे दिया। इस पे हम चर्चा करेंगे, अगला सवाल मैं आपको यही करवाने वाला हूं। अब एक बात यह है कि नॉर्मल की आप डायरेक्शन कैसे बनाओगे, नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे डायरेक्शन? सर नॉर्मल का मतलब हमें पता ही है क्या, हमें पता है कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस बना दिया। जैसे मान लो ये है, ये ब्लॉक रख दिया m मास का, इसके परपेंडिकुलर बनाना, ये लो, ये बना सकते हैं क्या नॉर्मल? नहीं सर ऐसे वाला बनाओ ना, ये ऐसे, इसने इस पे लगाया उसने उस पे लगाया, क्या यही है नॉर्मल? क्यों? आप ऐसा समझो कि जैसे इनके बीच में नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, अगर यही फोर्स में ऐसे लगाता इधर से, अभी भी ये नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसी थी। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मल का ये रूल है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो है, वो ऐसा है कि उन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करे। जैसे ये सरफेस है, सरफेस को ये कंप्रेस कर रहा है और ये ब्लॉक रखा, ऐसे रखा, तो ब्लॉक को भी ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। नॉर्मल के लिए आप ये याद रखें
ये कंप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। अब यहां पे मान लो सर ये वाला नॉर्मल n1 है, ये वाला नॉर्मल n2 है। क्या आप ये स्वयं सॉल्व करके ट्राई करेंगे कि क्या आंसर आएगा? मैं आपको हिंट देता हूं, ये वेक्टर का ही सवाल है बेसिकली। अब आप यहां पे समझे, ये हो गया है n1 और ये हो गया है n2। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आप ये वाले एंगल भी कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? ये एंगल आएगा 37 और ऐसे ही ये वाला एंगल आएगा 37, ये आएगा 53। क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? ठीक है, कर देते हैं। कर दूं क्या कैलकुलेट? चलो कर देते हैं। ये n2 है, ये लो सर, ये n2 है, तो ये आ जाएगा n2 कितना? cos 37 डिग्री। ये आएगा n2 sin 37 डिग्री। सिमिलरली ये आएगा n1 cos 53, ये आएगा n1 sin 53 डिग्री, और ये n1 है, तो ये आएगा n1 cos 53 डिग्री। अब आपको दो इक्वेशन बना लेनी है, n1 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू n2 sin 37 डिग्री। एक इक्वेशन ये बनाई आपने। दूसरा, अब देखो वर्टिकली जो इसका वेट है, जो कि कितना है? 100 न्यूटन। तो ये जो 100 न्यूटन है, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा सर इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर, यानी कि ये आएगा n1 cos 53 डिग्री प्लस n2 cos 37 डिग्री। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम इसको ऐसे ना करने के बजाय हमारे पास एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो क्या है वो तरीका। वो तरीका ये है कि गोला दोबारा बनाए, छोटा ही गोला बना लेते हैं। ये 100 था, ये n1, ये n2। अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो इनका नेट रिजल्टेंट तो 0 ही आएगा। आप क्या करो, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये परपेंडिकुलर होता है। अगर होता है तो आप इस वेट के, मतलब इस तरीके से कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। वेट का ये वाला कंपोनेंट इसके n1 के बराबर और ये वाला कंपोनेंट n2 के बराबर। अब सोचो ये वाला एंगल कितना था आपके पास? ये वाला एंगल 37, ठीक है। तो डॉट 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 करके बढ़ाओगे, जैसे ये ऐसा, ये एंगल है 37, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 37। जैसे कि मान लो यहां से आपने देखा ये एंगल है 53, ये एंगल है 37, तो ये 53, ये 37, तो ये भी आएगा 37। तो 100 cos 37 इज इक्वल टू n2 और 100 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू n1। तो cos 37 क्या होता है? 4/5। तो ये वाली वैल्यू आ गई 80 और ये वाली वैल्यू आ गई 7। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आई तो मैं ऐसे सवाल आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, और तब तक आप ये एक बारी समझने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूं वेक्टर एडिशन ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे वाले सवाल और करेंगे, इनके बीच में कितना नॉर्मल होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बातें देखने के बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। घबराएं नहीं, पहला ही लेक्चर है। वैसे तो खैर मैंने गलत किया कि ये एकदम से यही सवाल लिया, पहले शुरुआत मुझे यहीं से करनी चाहिए थी, परंतु यहां से शुरुआत करते तो फिर लेक्चर अधूरा रहता था यार। इसलिए मैंने ऐसा किया कि पहले एक सवाल कुछ ऐसा सा लेते हैं कि आप सोचो इस पे यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे भी नॉर्मल लग रहा है, ऊपर से 100 न्यूटन इसका वेट है, इनका रिजल्टेंट 0 निकालना है। बेसिकली ये सवाल वेक्टर्स है, तो आप इसको वेक्टर के हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे? ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर गए, हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस, देखो ना ऐसे हिल रहा है ना ऐसे हिल रहा है, बिल्कुल फिक्स है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बात आप ये भी देखो कि मान लो थोड़ा और ऐसे हो जाए तो मोस्टली n2 पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा है,
N2 पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। ये एंगल तो देखो वैसे 90 डिग्री हो ही रहा है, ये मैंने वैल्यूज ऐसी चूज की है। अदरवाइज ये जो तरीका है ये एवरग्रीन है, आप हमेशा लगा सकते हो, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। बेसिकली है ये भी वेक्टर एडिशन है, इनको भी सोल्व करोगे तो वैल्यूज यही आएंगी। N2 की वैल्यू 80 न्यूटन और N1 की वैल्यू 60 न्यूटन। इन दो इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर्स का ही सवाल है। एक बार पहले वेक्टर्स करें अगले लेक्चर में आने से पहले, उसके बाद हम उस तरीके के और कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये लेक्चर देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और एक लेक्चर अब नेक्स्ट जो अपलोड करेंगे वो किसका करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 5, उसके बाद इसका लेक्चर नंबर 2।